अगला टॉपिक से हम लोगों का पोषण में मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, इसके पहले हम लोग पोषण में पढ़े थे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, नहीं। उसके बाद से विषमपोषी पोषण क्या होता है, तो विषमपोषी पोषण में हम लोग आ गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मानव पाचन तंत्र, मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन कैसे होता है, नहीं, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो मानव पाचन तंत्र का एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पर। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे आता है मुंह में, जिसको मुख गुहा कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं, नहीं, तो सबसे पहले भोजन का छोटा सबसे पहले भोजन कहाँ पर आता है? मुंह में, जिसे हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा बोलते हैं इसको, नहीं, मुख गुहा। तो भोजन का पहला प्रोसेस, भोजन को मुंह में डालना। मुंह में हम डाल देते हैं, नहीं, मुंह में चला जाता है। अब मुंह में क्या होता है? जीभ होता है और दांत होता है। तो वहां पर जीभ और दांत अपना काम करना चालू कर देते हैं। तो जीभ में क्या होता है कि जीभ के ऊपर जो होता है छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, कलियां होती है, जिसको स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ के ऊपर छोटा छोटा दाना टाइप का उभरा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्वाद कलियां। स्वाद कलियां ही हमें स्वाद का एहसास दिलाती है। तो हमारे मुंह में क्या चीज होता है? दो चीजें होती है। एक होता है जीभ, क्या चीज, और दूसरा हो जाएगा हमारा दांत। क्या हो जाएगा? दांत। अब जीभ में दो चीजें होता है। एक तो इसके अंदर होता है स्वाद कलियां। स्वाद कलियां छोटा छोटा दाना के जैसा उगरा हुआ रहता है, नहीं, और इसी से हमें स्वाद का अनुभव होता है। और दूसरा हो गया लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ग्रंथियां का मतलब होता है थैला। कैसे गांव में देखो बूढ़ों लोगों को थैला रखता है लो, नहीं, पैसा वैसा निकालना रहता तो उसी थैला में से निकालता है लो। अब तो नहीं है, लेकिन कभी फिर भी कहीं के दुकानदार वो देखते हुए का थैला रखे रहता है लो, उसमें से पैसा रखता है लो, निकालता है लो। तो उसी तरह से ग्रंथियां का मतलब होता थैला। अब इस थैले में रुपया पैसा नहीं रहता है। इस थैले में क्या रहता है? तो इस थैले में रहता है एंजाइम। क्या रहता है? एंजाइम रहता है। ठीक है। तो जीभ में दो चीजें होता है, एक स्वाद कलियां, दूसरा लार ग्रंथियां। तो इस लार ग्रंथियां से निकलता है एंजाइम। तो बहुत टाइम के एंजाइम निकलता है कि, लेकिन दो एंजाइम आप याद रखिएगा। लार ग्रंथियां से निकलता एंजाइम, इसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? या लार एमाइलेज या एमाइलेज। एमाइलेज ये कौन सी है? एंजाइम है। क्या चीज है? जो पचाने में भोजन को क्या करता है? काम करता है। तो सबसे पहले मुंह में जो हम भोजन करते हैं, तो मुंह में जब भोजन करते हैं तो उस भोजन का सामना होता है जीभ से और सामना होता है दांत से। तो जीभ में जो भोजन का जब स्वाद होता है तो स्वाद कलियों द्वारा स्वाद का एहसास होता है, और जीभ से लार ग्रंथियां होती है जीभ में, उस ग्रंथियों से निकलता है एंजाइम। और वो एंजाइम होगा लाइपेज या एमाइलेज। लाइपेज या एमाइलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है कि भोजन में से जो कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, नहीं, उस कार्बोहाइड्रेट को छोटे पार्ट में बदल देता है, मतलब माल्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा रूप होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा रूप हो गया, बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है उसके अंदर। तो हमारे शरीर को चाहिए कौन चीज? छोटी छोटी टुकड़ा में उसको विभक्त करना। तो सबसे पहला काम विभक्त तोड़ने का यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? जीभ से।
जीभ में क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज या एमाइलेज, लाइपेज या एमाइलेज, लाइपेज या एमाइलेज, लाइपेज या एमाइलेज। नहीं, एंजाइम निकलता है टाइलिन और एमाइलेज, जिसको लार एमाइलेज भी हम लोग कहते हैं। नहीं, अब ये टाइलिन या एमाइलेज का काम कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देना। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये दोनों मिल करके कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किसमें, माल्टोज में। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। तो तुम कहोगे सर जितना कार्बोहाइड्रेट है सब माल्टोज में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि हम भोजन को थोड़े ना पूरे चबा चबा करके खाते हैं। ये तो भोजन लिया, अब मुंह में गया, एक बार इधर से एक बार उधर से, उसके बाद चला गया भीतर। तो कार्बोहाइड्रेट तो पूरा कैसे माल्टोज में टूटेगा, उसको पूरा खींचिएगा, है कि नहीं, तब न उसमें टाइम लगेगा, तब न पूरा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटेगा। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग माल्टोज में टूटता है और कुछ भाग, बहुत सारा भाग सही रह जाता है, जो अब जाता है हमारे कहाँ, आमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है, आमाशय में। और दांत का काम कौन सी है, तो दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, लगभग 32। 4 प्रकार के दांत होते हैं। नहीं, एक होता है ये वाला, जो क्या करता है, कूचने का काम करता है। आगे वाला काटने का, बीच में होता है फाड़ने वाला। इस तरह से दांत को 4 भाग में बांट दिया गया। नहीं, तो दांत का काम होता है छोटा छोटा टुकड़ा करना, छोटा छोटा टुकड़ा करना। टुकड़ा करने के बाद से जीभ से निकलेगा लार, लार में रहेगा एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ेगा। और लार जो निकलेगा तो भोजन को शर्करा बना देता है, तरल बना देता है। क्योंकि अब आगे जो जाएगा, इस तरह की नलिकाएं होती है, ये नलिकाएं बहुत सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा भी इसको खरोच आया तो हमारी नलिकाएं क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसीलिए भोजन यहाँ पर ठोस न जा करके तरल जाए, इसलिए लार जो है मिल जाता है भोजन में और उसको क्या बना देता है, तरल। क्या बना देता है, तरल। अब मुख द्वार से अब अंदर आता है तो उसको भेंट होता है ग्रसनी से। कहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ से नीचे जाता है तो ये वाला पार्ट जो है ये ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। क्या कहलाता है, ग्रसनी। अब ग्रसनी जाकर के खुलता है कहाँ पर, कंठ द्वार में। कहाँ पर, कंठ में, यहाँ पर आता है। मतलब ग्रसनी जो होता है ग्रास नली में, तो ग्रसनी और ग्रास नली के बीच में होता है कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार होता है। यहाँ पर कंठ द्वार होता है, इसमें 2 छेद होता है। कंठ द्वार में 2 छेद होता है, एक को बोलते हैं निगल द्वार और दूसरे को बोलते हैं कौन सी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग, सॉरी कंठ द्वार मत बोलो, कंठ बोलो इसको। दूसरे को बोलते हैं कंठ द्वार। कंठ में 2 छेद होता है, एक को बोलते हैं निगल द्वार, एक को क्या बोलते हैं, कंठ में 2 छेद होता है, एक बोलते हैं निगल द्वार, निगल द्वार, और एक को बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं, कंठ द्वार बोलते, एक को कंठ द्वार बोलते हैं। तो निगल द्वार, जैसे मान लो कि ये कंठ हो गया, ये अब 2 छेद है इसमें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। नहीं, अब ये वाला छेद एक तो ऐसे जाएगा और दूसरा छेद ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये जाकर के मिल जाएगा श्वास नली से, श्वास नली से। ये जाकर के मिल जाएगा ग्रास नली से, ग्रास नली से जाकर के मिल जाएगा। ये हो गया अपना कौन सी, कंठ हो गया। क्या हो गया, कंठ द्वार। तो ये कंठ द्वार हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा निगल द्वार। क्या हो जाएगा, निगल द्वार। जब हम भोजन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम भोजन करते हैं और सांस लेते हैं तो दोनों आकर के यहाँ पर आकर के दोनों मिलता है। तो यहाँ पर अब कंठ द्वार होता है और निगल द्वार होता है। क्या होता है, तो इसको अब हम ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, मान लो कि ये सांस ले रही, नाक के द्वारा सांस ले रहे हो, ये भोजन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भोजन आ रहा है, यहाँ से भोजन आ रहा है, दोनों आकर के यहाँ पर मिलेगा। तो इस ज्वाइंट पर एक
परत होता है, एक पटल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। अब एपिग्लोटिक्स क्या होता है कि ये श्वास, अब ये श्वसन की क्रिया, सांस यहाँ से ले रहे हैं, भोजन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से हम ले रहे हैं वायु, और यहाँ से क्या ले रहे हैं? भोजन यहाँ से जा रहा है, दोनों यहाँ पर आएगा। अब ये भोजन का ये चला गया इस तरह से, ये चला जाएगा आपके पेट में, कहाँ पर चला जाएगा? और ये जो है यहाँ से ये वाला आ जाएगा आपका फेफड़ा में, कहाँ पर आ जाएगा? फेफड़ा में आ जाएगा। अब मान लो भोजन कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये भोजन यहाँ से होकर के फेफड़ा में आ जाए, नहीं, या हो सकता है कि आपका वायु जो है कि फेफड़ा में ना आकर के पेट में चला जाए, तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पर छोटा सा पटल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। अब मान लो कि भोजन आपको इधर भेजना है, तो ये एपिग्लोटिक्स इसको आकर के जाम कर देगा और कहेगा कि जाओ तुम अपनी जगह पर हो। मान लो सांस ले रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, तो इस रास्ते को आकर के जाम करेगा और श्वसन को कहेगा तुम ऐसे होकर के निकल जाओ, ऐसे होकर के निकल जाओ। बात समझ आ रहा है? इसको इधर जाना है, अब भोजन को इधर जाना है, यहाँ पर है एपिग्लोटिक्स। क्या चाहिए? मान लो भोजन कर रहे हो, तो आपको इसको ये क्या करेगा? जाम कर देगा। अब ऐसे आराम से ऐसे निकल जाएगा, इधर नहीं जाने देगा। और सांस ले रहे हो तो इसको जाम कर देगा, इसे क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, भोजन चला जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि बाई द वे दिमाग कहीं और रहता है, हम कुछ और सोचते हैं। अब जो कोई भी चीज होता है तो ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो ब्रेन, मान लो कि आप भोजन कर रहे हो, आप भोजन नहीं कर रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, अभी कोई चीज देख रहे हो, अचानक आपके सामने भोजन आ गया, तो भोजन नहीं कर रहे हो तो सांस ले रहे हो, तो ये एपिग्लोटिक्स यहाँ पर आकर के इसको जाम किए हुए है कि सांस हमारा जो है, वायु जो ऐसे आकर के फेफड़ा में आ जा, जाम किए हुए है। अचानक आप भोजन करना चालू कर दिया, दिमाग है आपका टीवी पर, कहाँ पर? टीवी पर है, चाहे किसी और चीज पर है। अब दिमाग तो बोला नहीं कि यार ये भोजन कर रहा है, तुम आकर के ये क्या करो कि श्वास नली को यहाँ पर आकर के तुम जाम कर दो, ताकि फेफड़ा में भात नहीं जाए, चावल नहीं जाए, मतलब जो भी चीज है वो नहीं जाए, नहीं। तो ये काम जब नहीं करेगा तो चावल के कुछ कण जो हो सकता है कि खाएं और यहाँ पर आ गया, तो अभी फेफड़ा देखेगा, अरे ले ये तो चावल का कौन इधर आ रहा है, अब या करके हमारे फेफड़े को जाम कर देगा, ये तो मर जाएगा ये, नहीं। तब ब्रेन को दिमाग में आता है, तब ये क्या करता है? इधर से धक्का मारता है इसको। ये जो होता है डायफ्राम पर टीका रहता है, किस पे टीका रहता है? तो ये हमारा ब्रेन बोलता है डायफ्राम को जल्दी से धक्का दो कि ये बाहर की तरफ ये निकले। तो कम यदि कण रहेगा तो हल्का सा धक्का देगा, तो हिचकी के रूप में बाहर आता है। और कहीं ज्यादा चला गया, 10-12 कण भीतर चला गया, श्वास नली में चला गया, तो जोर से धक्का देगा, जोर से धक्का देगा तो फिर नाक से मुंह से बाहर क्या हो जाता है? आ जाता है, मुंह से नाक से बाहर आ जाता है, नहीं। तो ये काम किसका होता है? एपिग्लोटिक्स का, जो कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो चलिए, अब ये बात हो गया। अब ये भोजन आता है ग्रास नली में, कहाँ पर आता है? ग्रसनी से आ जाएगा ग्रास नली में, ग्रसनी से ग्रास नली में। तो ग्रास नली जो होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ग्रास नली इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। कहीं सिकुड़ता है, कहीं क्या होता है? फैलता है। कहीं देखो फैल रहा है, कहीं सिकुड़ रहा है, कहीं फैल रहा है, कहीं सिकुड़ रहा है। तो इस तरह की गति को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति कहते हैं इसको। इस क्रिया क्या कहते हैं? मतलब सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। तो ग्रास नली में क्या होता है? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। क्योंकि भोजन को यहाँ से यहाँ लाना है, तो लाने के लिए थोड़ा ना कहीं बीच में फंस जाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। खाना खाओगे तो पता चलेगा कि बीच में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा, और नहीं तो एक ही बार धबा कर जाकर गिर जाएगा पेट में। पेट में क्या हो जाएगा? ऐसे डाल ले, एक ही बार धबा कर जाकर अमाशय पर आकर के गिर जाएगा, तो अमाशय को डैमेज कर देगा, वो नहीं कर देगा। इसीलिए यहाँ पर सिस्टम ईश्वर बना दिए है क्रमाकुंचन का। मतलब ये इस तरह से फ्री नहीं रहता है,
ये सिकुड़ जाएगा। मान लो यहाँ से अनाज आ गया, आपका आपका भोजन आया यहाँ पर, तो सिकुड़ेगा तो इसको रोकेगा, फिर यहाँ पे फैलेगा तो थोड़ा जाने देगा, फिर सिकुड़ेगा इसे रोकेगा, फिर जाने फैलेगा इसको जाने देगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आगे ऐसे करते रहता है। इस तरह से हमारा भोजन धीरे धीरे सरक करके अंदर आता है। मतलब एक तरह से इसको गति देता है नीचे आने के लिए। एक दूसरा कि ये एक ही बार में दबा के गिरे नहीं अमाशय में, तो क्या होगा, हमारा अमाशय क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो ये काम कहाँ पर होता है, कर्मा कुंचन का, ग्रास नली में। भोजन कहाँ आया, मुख में, मुख से कहाँ गया, ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ गया, ग्रास नली। नहीं, तो ग्रसनी से होता है कंठ, कंठ में दो द्वार होता है, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार जाकर के श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार जाकर के ग्रास नली में खुलता है। कहाँ से, ग्रास नली में खुलता है। नहीं, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा श्वास नली जो है, अब यहाँ से दो, एक श्वास नली में जाकर खुलेगा, ये कहाँ पर खुलेगा, क्या कहते हैं, ग्रास नली में खुलेगा, ग्रास नली में खुलेगा। अब यहाँ से भोजन आता है आपका अमाशय में, अमाशय को पेट कहते हैं, अमाशय क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। अब भोजन आपका आ गया अमाशय में, तो अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। जठर मतलब हमारे पेट के अंदर थैला होता है, थैलानुमा जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं। नहीं, तो जठर ग्रंथियां होती है हमारे पेट के अंदर, क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां होती है। अब यहाँ पर आ गया हमारा भोजन चला आया कहाँ से, मुंह से आ गया आपका ग्रसनी, कहाँ पर आ गया, ग्रसनी से आ गया ग्रास नली, ग्रास। अब ग्रास नली से आ गया भोजन आपका अमाशय में, कहाँ पर, अमाशय में। नहीं, अमाशय में, हमारे अमाशय में पेट के अंदर ग्रंथियां होती है जिसे हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां होती है। इस जठर ग्रंथियां से 3 तरह का एंजाइम निकलता है। इस ग्रंथियां से कितने टाइप का एंजाइम निकलता है, 3 टाइप का एंजाइम निकलता है। पहला निकलता है आपका पेप्सिन, दूसरा का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा सेलेस्मा म्यूकस जिसको बोला जाता है, सेलेस्मा म्यूकस। नहीं, पेप्सिन प्लस रेनिन, पेप्सिन प्लस, तो जठर ग्रंथियां से 3 तरह का रस निकलता है जिसको जठर रस कहते हैं। मतलब 3 तरह का एंजाइम निकलता है। आपसे कोई पूछे कि जठर ग्रंथिया से क्या निकलता है, जठर रस, जठर रस कितने टाइप का, कौन कौन, पेप्सिन, HCl और सेलेस्मा। पेप्सिन और रेनिन दोनों एक ही चीज है, नहीं थोड़ा सा अंतर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पेप्सिन, रेनिन, HCl, सेलेस्मा या म्यूकस, सेलेस्मा या म्यूकस। जब हमारे पेट में भोजन जाएगा ये 3 तरह का जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्राव होता है, जिसे हम जो 3 प्रकार का होता है, पेप्सिन या रेनिन, HCl, सेलेस्मा या म्यूकस। अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है, ये पेप्सिन जो होता है, जो भोजन हम करते हैं उसके साथ जो प्रोटीन जाता है अघुलनशील, उसको घुलनशील प्रोटीन बदलता है जिसको पेप्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन जो होता है अघुलनशील, अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल जाता है। मतलब घुलनशील प्रोटीन बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। पेप्सिन क्या करता है, अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है।
पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में। अच्छा, और ये HCl, तो ये, अच्छा रेनिन, तो रेनिन जो दूध में जो प्रोटीन होता है ना, उसको पर्सनली ये पचाने का काम करता है। दूध में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो बहुत सारा चीज हम लोग गेन करते हैं, तो जो दूध में प्रोटीन होता है उसी प्रोटीन को ये पचाने में काम करता है रेनिन। इसीलिए बच्चा लोग ज्यादा दूध पीता है, ये बच्चे लोगों में ये रेनिन ज्यादा पाया जाता है। बच्चा दिन में क्या करता है, वो दूध पी करके वो सोए रहता है, 20-20 घंटा सोए रहेगा, वो 22-22 घंटा सोते रहता है सब, दूध पी लेगा तो दूध का पाचन कौन कराएगा। तो रेनिन इसके लिए ईश्वर ने दिया है, रेनिन वो दूध को क्या करेगा, फटाफट फटाफट पचा देता है, फिर उन लोग को भूख लगता है नहीं, उसी से उन लोग का एनर्जी मिलते रहता है। अच्छा, अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको बताए थे हम, याद कीजिए कि जो अम्ल क्षार और लवण पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो वहां पर हम बताए थे कि हमारे पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, अमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल कौन सा है, HCl है। कौन सा है, HCl है। तो HCl हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। अब सवाल है कि इसका क्या काम है। HCl एसिड है, अम्ल है, तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। जब तक भोजन अम्लीय नहीं बनेगा तब तक ये पेप्सिन या रेनिन अपना काम नहीं करेगा। तो HCl का क्या काम है, HCl का काम है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। अम्लीय, तो HCl का दो काम है। HCl का कितना काम, एक तो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, प्रदान करना। और दूसरा, जो हानिकारक कीटाणु हैं उनको नष्ट करना, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना, को नष्ट करना। नहीं, HCl का क्या काम है, क्योंकि जब तक ये अम्लीय भोजन नहीं होगा तब तक ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि अब दूसरा चीज हानिकारक कीटाणुओं को मारना, नहीं, कैसे जाते हैं कहीं शादी ब्याह में तो बिना हाथ धोए हुए भीड़ जाते हैं फटाफट, तो जितना हानिकारक कीटाणु जाता है तो नुकसान है न करेगा। तो ईश्वर इस चीज को जानते थे पहले से कि एक ऐसा समय आएगा कि सब भूल जाएगा, सिर्फ पेटे भरने में रहेगा, तो सब बीमारी इतना ना बीमारी से जकड़ जाएगा कि वो मर जाएगा, फिर हमारा ये प्रकृति जो हम बनाए इसका फायदा कौन उठाएगा। इसीलिए यहाँ पे HCl दे दिए कि चलो जो कीटाणु जाएगा तुम बाकी का अपना काम कर देना। नहीं, अब ये सेलेस्मा, इस सेलेस्मा का क्या काम है, सेलेस्मा, मान लो कि ये HCl की मात्रा ज्यादा हो गया, समय पर भोजन नहीं करोगे तो ये HCl की मात्रा ये तो बनते जाता है, नहीं, तो जब आपका भोजन टाइम पर नहीं करोगे तो HCl की मात्रा बढ़ जाएगा, HCl की मात्रा बढ़ जाएगा तो आमाशय के अंदर की जो भितियां है, जो स्किन है, उसको डैमेज कर देगा, घाव कर देगा, उसको जला देगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। जब आप टाइम से भोजन नहीं करोगे तो ये HCl की मात्रा बढ़ जाएगा। अब बढ़ने का मतलब है कि आपके अंदर की जो भितिया है आमाशय का, उसको जला देगा, घाव कर देगा, उस घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर। और अल्सर बीमारी जो होता है बड़ी खराब होता है। इसीलिए आप लोगों को टाइम पर हमेशा कुछ न कुछ भोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि भोजन टाइम पर नहीं कीजिएगा तो इसका मात्रा बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा जब बढ़ जाएगा HCl का तो आपके अंदर का आमाशय के भीति क्या करेगा। तो ईश्वर कहते हैं कि मान लो कहीं काम पर चला गया, काम पर मनुष्य लालची लालची तो है ही, तो आगे जाकर और लालची हो जाएगा, तो कमाने के चक्कर में भोजन करना भूल जाएगा ही, तो HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर पता चलेगा इसका पेटे खत्म हो गया, जला वला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उसने सेलेस्मा दिया। सेलेस्मा HCl पे कंट्रोल करता है, क्या करता है, मतलब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा, क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। देखो ना गांव वगैरह में हाथी ऊंट आता है तो
हाथी के साथ ऊँटो रहता है, तो कहता है ऊँट हाथी पगला जाएगा तो ऊँट उसका कान पकड़ करके और उसको हाँ हाँ, कान पकड़ करके उसको कंट्रोल करता है। तो यही ये ऊँट है, ये हाथी है। ज्यादा ये ज्यादा मात्रा में रिलीज कर देगा HCl, इससे ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो सेलेस्मा उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर आपका भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके और एक तरल क्या कहते हैं उसको, लेई के जैसा हो जाएगा। अब आमाशय में आपका भोजन किस टाइप का हो गया, लेई की जैसा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। अब यहाँ पर भोजन आपका बन गया काइम, काइम, काइम बन गया। तो आमाशय में भोजन किस रूप में हो जाता है, काइम। समझ रहे हैं ना, क्या चीज, लेई के जैसा। लेई नहीं समझ रहे हो, तो लेई के जैसा टोटल भोजन यहाँ पर बन गया है आपका आकर के। जो भात खाए, दाल खाए, मीट खाए, जो भी खाए, वो सब आकर के मिल करके क्या बन गया, लेई के जैसा बन गया। तो उसे अब लेई न कह करके हम बोलते हैं काई। क्या बोलेंगे, तो लेई नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। क्या बोलोगे, काइम बोलो उसको। तो काइम कहाँ पर बन जाता है, अमाशय में। कहाँ पर, अमाशय में बन जाता है। कहाँ पर, अमाशय में। अब अमाशय से भोजन अब आता है छोटी आंत में, नहीं स्मॉल इंस्टेंटाइन में आता है, छोटी आंत में आ जाएगा। तो छोटी आंत जो होता है ना वो तीन भाग में, देखो यहाँ पर एक छोटी आंत है, देख रहे हैं ये वाला छोटी आंत है जो यहाँ पर हम दिखाए हैं। नहीं, डायग्राम तो बड़ा बेहतरीन है आप लोग अच्छा से बना लेना। तो ये हो गया छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत है। नहीं, अब भोजन आता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत तीन पार्ट से बटा हुआ है। भोजन कहाँ पर आ जाएगा अब आ गया भोजन आपका छोटी आंत में। कहाँ पर आ गया, छोटी आंत में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत जो है ना तीन भाग में बना हुआ है, तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला, पहला हो जाएगा ग्रहणी, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। नहीं, छोटी आंत कितने भाग में, कौन कौन, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो आपने आपके ये हो गया ऊपरी भाग, ये हो गया बीच वाला, ये हो गया अंतिम भाग। आंत, छोटी आंत तीन भाग में, ये हो गया सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। ये हो जाएगा बीच वाला भाग, बीच वाला, मध्यम भाग। ये हो जाएगा अंतिम भाग, अंतिम भाग। तो हमारा भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है इसी इलियम में होता है, अंतिम भाग में होता है। अब भोजन हमारा आएगा सबसे पहले ग्रहणी में। कहाँ आएगा, तो ग्रहणी में इसको भेंट होगा, ग्रहणी में भेंट होगा इसको सबसे पहले लीवर से और अग्नाशय। ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है कौन, लीवर और अग्नाशय। आंत के छोटी आंत पर जब यहाँ पर वो आएगा तो यहाँ पर इसका भेंट होगा किससे, यकृत और अग्नाशय से। नहीं, तो ग्रहणी में सबसे पहला काम जो स्टार्ट करेगा वो है लीवर। क्या चीज, लीवर। तो लीवर क्या करता है, सबसे बड़ी वाय ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो हमारा होता है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता, यकृत होता। नहीं, तो लीवर से, यकृत से एक रस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पीत रस। ये गाढ़ा हरा रंग का होता है। लीवर से किससे,
लीवर से लीवर से एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं पीत रस। कौन सा रस? पीत रस। क्या बोलते हैं? पीत रस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीत रस बोलते हैं। ये स्टोर होता है जिस थैली में, उसको बोलते हैं पित्ताशय। इंग्लिश में गल ब्लाडर। गल ब्लाडर इसको बोला जाता है, गल ब्लाडर, शॉर्टकट में जीबी। ये पीत रस जो होता है ये हरे रंग का गाढ़ा द्रव है। पीत रस जो होता है एक तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का? और ये गाढ़ा हरा रंग का द्रव है। हरा द्रव है। जैसे खांसी वगैरह काटता हुआ देखिएगा, वहां पर, हाँ वहां पर आपका पीत का थैली दिखेगा, हरा रंग का मतलब ये, हाँ गाढ़ा हरा द्रव होता है। एक टाइप नहीं नहीं कहता अरे फूट जाएगा तो जहर हो जाएगा, उसका आराम से निकालना। ठीक है। तो लीवर से एक पीत रस निकलता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये जिस थैली में स्टोर होता है उसको बोलते हैं पित्ताशय, गल ब्लाडर। जैसे आप लोग घर पे सुनिएगा किसके पेट में स्टोन हो गया है, तो अधिकतर स्टोन इसी गल ब्लाडर में होता है, इसी गल ब्लाडर में होता है। तो सुनते लिखा है जीपी का ऑपरेशन हुआ, मतलब गल ब्लाडर में स्टोन हो गया है। गल ब्लाडर में स्टोन हो गया है तो वहां से ऑपरेशन करके क्या किया जाता है? स्टोन को निकाल दिया जाता है, स्टोन को निकाल दिया जाता है। तब ये लीवर से पीत रस निकलता है। नहीं, अब पीत रस स्टोर होता है पित्ताशय में, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो सवाल अब यहाँ से जैसे ही भोजन पहुंचेगा ग्रहणी में, कहाँ पहुंचेगा? ये यकृत जो है पीत रस निकालेगा, पीत रस आकर स्टोर होगा पित्ताशय में, और पित्ताशय से ये जाकर के मिल जाएगा भोजन में। किसे मिल जाएगा? तो भोजन आपका कौन सा अम्लीय माध्यम है। तो ये क्या करता है लीवर, ये पीत रस जो होता है उस भोजन में मिल करके और उसको बनाता है क्षारीय। क्योंकि क्षारीय जब बनाएगा तो उसके ऊपर आगे का एंजाइम काम करेगा, अम्ल पर काम। तो पीत रस जो होता है वो हमारे भोजन में मिल करके और भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। तो जो लीवर होता है आपके बॉडी के अंदर, जो लीवर है उससे क्या निकलता है? पीत रस। उसका काम कौन सी है? काम कौन सी है? भोजन को क्षारीय बनाना। क्योंकि भोजन तो आपके आमाशय में था तो HCl मिल करके क्या बन गया? अम्लीय। HCl क्या बना दिया उसको? अब वो भोजन छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में बहुत सारा एंजाइम मिलेगा, तो वो एंजाइम कहता है कि हम काम तभी करेंगे जब आपका भोजन क्षारीय होगा। तो भोजन आमाशय में तो अम्ल HCl मिल करके अम्लीय हो गया वो। तो क्षारीय बनाने के लिए ये लीवर महाराज के यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये लीवर जो है ये पीत रस का स्त्राव करता है जो क्षारीय होता है। क्या होता है? ये भोजन में मिल करके और उसको क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और पीत रस का एक और काम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के जो वासा जो हम लोग खाते हैं, जो तेलीय पदार्थ खाते हैं, जो तेल रहता है, तो उस तेलीय पदार्थ में जो वासा होता है, तो वासा के बड़े बड़े कोणों को छोटे छोटे कोणों में तोड़ देता है। तो वासा के बड़े बड़े कोणों को सरल करता है, छोटे छोटे कोणों में बदल देता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पीत रस का दो काम। अब दो काम हो गया। पहला काम हो गया कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाना। दूसरा कि जो आप भोजन किए हैं, कैसे थोड़ा तेल डालना, इतना इतना तेल डाल, इतना सब्जी रहेगा इतना तेल डाल देते नहीं। मीट मछली खाते हैं तो तेल वाला खाते हैं, तो कौन सी है? वासा है। कौन सी है? वासा है। तो वासा जो होता है, तो यही पीतरस जो होता है वासा को छोटा छोटा टुकड़ा करता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पायसीकरण। तो पायसीकरण की क्रिया कहाँ पर होता है?
कहाँ पर होता है? ग्रहणी में, अमाशय में नहीं, ग्रहणी में, मतलब छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है, छोटी आंत के। अब यहाँ पर एक लीवर अपना काम कर दिया, अब यहाँ पर अग्नाशय अपना काम करेगा। अग्नाशय जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। अब यहाँ पैनक्रियाज अपना काम करना चालू करेगा। तो पैनक्रियाज जो है 3 तरह के एंजाइम रिलीज करता है, जिसका नाम है ATL। ATL पैनक्रियाज कितने तरह का? अग्नाशय जो है, अग्नाशय 3 तरह का केमिकल रिलीज करता है। ए टी, अरे एटीएम याद रहेगा? एटीएम याद है तो एटीएल भी याद हो जाएगा। अग्नाशय कितने तरह का केमिकल रिलीज करता है? कौन? एटीएल। क्या नाम है? ATL। ATL याद हो गया? अग्नाशय कितने तरह के केमिकल रिलीज करता है? 3। कौन? अब ए से क्या होगा? तो ए से होगा एमाइलेज। ए का फुल फॉर्म हो जाएगा एमाइलेज, जो हमारे लार ग्रंथियों से निकल रहा था। किसे निकल रहा था? अच्छा, टी का मतलब हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। एल का मतलब लाइपेज। एल का मतलब लाइपेज। अब ये तीनों एंजाइम आकर के भोजन में मिल जाएगा। कहाँ पर? ग्रहणी में। अब वहां से अब ये क्या करेगा? एमाइलेज क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट जो नहीं टूटा हुआ था, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ये ग्लूकोज में या माल्टोज में कहो। अब जो कार्बोहाइड्रेट तो पूरा नहीं टूटा हुआ था वहां पर, तो लार ग्रंथिया से जो आपका एमाइलेज निकल रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटा? क्यों नहीं टूटा? टूटने से पहले आपने उसको निगल लिया भीतर, तो कहाँ से टूटेगा वो? तो फिर यहाँ पर ईश्वर ने कहा कि अरे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना एकदम जरूरी है, नहीं तो कोशिका उस पचा ही नहीं पाएगा, एनर्जी से निकाल ही नहीं पाएगा। तो फिर यहाँ पे एमाइलेज अग्नाशय रिलीज करता है। कौन? अग्नाशय। एमाइलेज अब क्या करता है? एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट जो नहीं टूटा हुआ था, नहीं, या जो छोटे छोटे वासा अम्ल में जो बदल गया था, तो वो कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। किसमें बदल देता है? और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन जो पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला हुआ था, तो उस पेप्टोन को अब पेप्टाइड्स में बदल देता है। ये ट्रिप्सिन जो है, याद करो, पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला हुआ था। अब ये क्या करता है? ट्रिप्सिन उस पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ये क्या करता है? एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में। ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टाइड्स में बदल देता है और छोटे कोण में तोड़ देता है, इसको पेप्टाइड्स में बदल देता है। और लाइपेज क्या करता है? ये वासा के जो छोटे छोटे जो कण है, वासा के जो नहीं बोलते, जो लीवर से जो पीत रस निकलता है, तो वासा के छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ दिया था। अब उस छोटी छोटी गोलिकाओं को ये क्या करता है? ये वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो वासा को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइपेज। वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो लाइपेज क्या करता है? वासा को ये क्या करता है? वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नहीं, अब ये सभी चीजें जब अब माल्टोज हो गया, अब आपका
कार्बोहाइड्रेट बदल गया माल्टोज में, पेप्टोन बदल गया पेप्टाइड्स में, वसा बदल गया वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब ये सभी जाता है जेजुनम में, कहाँ पर, बीच वाला भाग में। तो जेजुनम लंबा होता है थोड़ा सा, इसलिए वहां पर पानी वगैरह सब क्रियाएं जो होता नहीं, तो थोड़ा सा लंबा होता है। अब जेजुनम से आएगा इलियम में, सबसे छोटी आंत के निचले भाग में आएगा, इलियम में। कहाँ पर आएगा, इलियम में आएगा। अब इलियम में होता है दीर्घ रोम, मतलब कि रोए के जैसा जो होता है, कैसे झारबाजरा कुत्ता देखे हो, रोआ होता है, हाँ, तो उसी तरह हमारे छोटी आंत के अंदर जो होता है इलियम में छोटे छोटे रोम के जैसा होते हैं, जिसको दीर्घ रोम बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। विलाई याद रहेगा, तो विलाई न करके तो विलाई कहना, दीर्घ रोम को हम लोग विलाई भी कहते हैं, नहीं। तो इलियम में होता है दीर्घ रोम। अब वो दीर्घ रोम क्या करता है कि ये जितने भी पोषक पदार्थ अब छोटी आंत में पहुंचता है, तो इतना ये महीन हो जाता है, बहुत ये तरल हो जाता है। तो इलियम में जब जाता है तब ये इतना ज्यादा तरल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल। अब ये काइम से किसमें बदल गया, चाइल में। काइम कहाँ पर था, अमाशय में। अब यहाँ पर आने के बाद ये पानी की तरह हो गया, आपका पोषक भोजन जो किस तरह का हो गया, पानी की तरह हो गया एकदम। आकर के छोटी आंत में आएगा, ग्रहणी में आएगा, ग्रहणी से आएगा जेजुनम में, जेजुनम के बाद इलियम में, इलियम में आएगा तो आपका भोजन हो गया एकदम पानी की तरह तरल हो गया, उसको हम बोलेंगे चाइल। पहले क्या बोले थे, काइम, अब क्या बोलेंगे। अब इलियम में जब आएगा तो समझो आपका भोजन का पूर्ण पाचन हो चुका। अब आपसे कोई पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत का नाम यदि है तो इलियम में। कहे कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में कहाँ होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, इनमें से कोई नहीं, इलियम में देंगे। इलियम में क्या होता है, दीर्घ रोम। अब जितने भी पोषक पदार्थ है, वसा अम्ल हो गया नहीं, ये सब जितने भी पोषक तत्व हैं, तो दीर्घ रोम उसको अवशोषित करता है। और दीर्घ रोम के बगल में रुधिर कोशिकाएं होती है, मतलब ब्लड होता है। वो ब्लड वो जाकर के पोषक पदार्थ विसरण के द्वारा ब्लड में जाकर के मिल जाता है। अब ब्लड लेकर चला जाता है कोशिका में, कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में चला जाता है, नहीं। और बाकी जो बच गया बिना काम का, जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वो आ जाता है अब बड़ी आंत में। तो छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। अब आ जाता है बड़ी आंत में, नहीं। तो बड़ी आंत में कौन आता है, अपशिष्ट पदार्थ। तो बड़ी आंत जो होता है ये वाला हो गया, ये वाला बड़ी आंत हो गया, ये वाला बड़ी आंत हो गया, बड़ा होता है। तो बड़ा इसलिए होता है कि बड़ी आंत में क्या होता है कि पानी को सोखने की क्षमता होती है। तो पोषक तत्व तो चला गया ब्लड लेकर के, और पानी या बाकी सब अवशिष्ट पदार्थ रह गया। तो ये बड़ी आंत में घूमते 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 आगे बढ़ता है। तो बड़ी आंत जो होता है उसको पानी को अवशोषित कर लेता है। अब बाकी जो ठोस पदार्थ होता है तो ये गुदा द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो बड़ी आंत को हम लोग, ये गुदा द्वार हो गया, जिसको हम लोग कोलन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलन भी बोलते हैं इसको, नहीं। इस तरह से अब हमारा भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। छोटी आंत में कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, छोटी छोटी, जिसको आंत्र ग्रंथियां कहते हैं। उस ग्रंथियों से भी एंजाइम निकलता है, उन ग्रंथियों से भी क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। और वो एंजाइम जो है ये आपका वसा अम्ल हो गया, नहीं, इस सबको एमिनो अम्ल वगैरह में, मतलब और भी पोषक पदार्थ को तोड़ देता है, और फिर उस सब मिलकर के कहाँ पर चला जाता है, इलियम में आ जाता है। कहाँ जाता है, इलियम में आ जाता है। और इस तरह से हमारे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर से एक बार, भोजन मुंह में आता है, मुंह में लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, काइलिन और एमाइलेज होता है, नहीं। तो एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल जाता है। वहां भोजन आता है ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली में होता है क्रमाकुंचन,
मतलब सिकुड़ना फैलना, ताकि भोजन एक ही बार दबाक दे नहीं गिरे, धीरे धीरे आगे बढ़े, नहीं। क्रमाकुंचन गति होती है उसमें, तो आपसे कोई पूछे क्रमाकुंचन गति कहाँ पर होती है, ग्रास नली में। कहाँ पर होती है, ग्रास नली में। वहां पर भोजन आता है, उसके बाद आता है आमाशय में। आमाशय में होती है हमारी जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां को। उसमें से तीन तरह का जूस निकलता है, रस निकलता है। कौन कौन, एक हो गया पेप्सिन या रेनिन, दूसरा हो गया एसीएल। पेप्सिन क्या करता है कि अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में काम करता है, जो बच्चों में पाया जाता है। एसीएल भोजन को अम्लीय बनाता है, सेलेस्मा एसीएल पे कंट्रोल रखता है। उसके बाद से यहाँ भोजन हो गया मतलब कि लेई के जैसा, जिसको बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं, काइन। यहाँ से भोजन चला अब कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। नहीं, ग्रहणी में लीवर, अब यहाँ लीवर से भेंट होगा उसका। तो लीवर एक रस का रस जो है क्या रिलीज करता है, नहीं, एक जूस रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीत रस। और वो पीत रस जिस थैली में स्टोर होता है उसको बोलते हैं पित्ताशय। एक ये क्षारीय होता है और गाढ़ा हरा रंग का होता है, नहीं। अब पित्त रस का काम कौन सी है, दो काम है। पहला काम कि भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा काम कौन सी है, दूसरा काम कि बड़ी बड़ी जो वासा की गोलिकाएं है उसको छोटे छोटे वासा की गोलिकाओं में क्या करता है, तोड़ देता है। यहाँ से भोजन चलता है कहाँ पर, कहाँ पर, अब अग्नाशय का काम आता है। अग्नाशय, तो अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, वहां पर तीन तरह का एंजाइम रिलीज होता है। कितने तरह का, एटीएल, कौन, एटीएल। ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन, एल से लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। किस में, माल्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद से टी, ट्रिप्सिन, तो पेप्टोन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। उसके बाद से लाइपेज, तो लाइपेज क्या करता है, वासा को वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता, नहीं। इसके अलावा छोटी आंत में और भी ग्रंथियां होती है, जिसे आंत्र ग्रंथियां कहते हैं। उससे भी एंजाइम निकलता है, उससे भी क्या निकलता है, तो उससे एंजाइम जो निकलता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, वासा अम्ल को एमिनो क्या कहते हैं, अपना वासा अम्ल को एमिनो मतलब और भी उसको छोटा छोटा पोषक पदार्थ में क्या करता है, तोड़ देता है। यहाँ से भोजन आपका जाता है जेजिनम, जेजिनम से कहाँ जाता है, इलियम। इलियम में जाता है तो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं, चाइल। इस तरह से वहां पर होते हैं दीर्घरोम, तो पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं, ब्लड को दे देते हैं, ब्लड लेकर चला जाता है कोशिका में। अब बाकी जो बच जाता है, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वो चला जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, और पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से हमारा पाचन की क्रिया समाप्त होता है, नहीं।